गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 में अपन ने प्रायिकता को देखा था पिछले वीडियो में। तो प्रायिकता की जो क्वेश्चन है वो आपको करने ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। आपको कुल परिणाम और उस परिणामों के बाद उससे कुल परिणामों के वास्तविक परिणाम आपको हर प्रश्न में दिए गए हैं। उनके आधार पर आपको प्रायिकता बतानी है, जो ज़्यादा कोई जटिल वाली बात नहीं है। कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम को देखना है और उन कुल परिणाम और अनुकूल परिणामों को देख करके आपको उसको प्रायिकता लिखनी है, संख्यात्मक लिखना है उसको, और ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब बात करेंगे अपन प्रश्नावली 7 से। मैं थोड़ा सा सिलेबस की बात करूंगा। शुरुआत में 1 से लेकर के 4 तक की तो प्रश्नावली पहले हो चुकी, उसके बाद 12, 13, 14 और 15 प्रश्नावली हो चुकी। इस लिहाज से आपकी 4 और 2 6 प्रश्नावली हो चुकी। 1 से 4 और 8 प्रश्नावली हो चुकी। अब उस 8 प्रश्नावलियों के साथ अब बात करेंगे 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं। इनको ब्लॉक में बांटा गया। मैंने पहले कहा था गणित आपके जो गणित है वो 4 भागों में बांट रखा है। कुछ निर्देशांक निर्देशांक गणित है, कुछ ज्यामिति गणित है, अंक गणित है, और ये समतल आकृति वाली जो गणित है वो है आकृति, एक केंद्रीय प्रवृत्ति के बाप, जिसको सांख्यिकी गणित कहा जाता है। तो इस प्रकार से अब बात करेंगे अपन प्रश्नावली 7वीं से। तो प्रश्नावली 7वीं आपकी त्रिभुज की, और त्रिभुज के बारे में अपन व्याख्या देखेंगे। और इस प्रश्नावली में अपन ये भी देखेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता त्रिभुजों के प्रकार के आधार पर कैसे तय की जाती है। तो त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता और त्रिभुजों की प्रकार और त्रिभुजों की व्याख्या करेंगे। लेकिन एक बात अपने को ये विश्वास में लाना होगा कि त्रिभुज की व्याख्या करते समय आपको नियमों पर विश्वास करना पड़ेगा। मैंने लिखा, एक शब्द लिखा AE बराबर EF। सर कैसे हुआ? कैसे हुआ नहीं, ये गणित के रूल है, आपको रूल को मानना पड़ेगा। बराबर है तो बराबर मानना पड़ेगा। इसके लिए कोई अंकगणित का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि साहब ये 3 सेंटीमीटर की, तो ये भी 3 सेंटीमीटर की हो गई। तो ये जो आपकी ज्यामितीय गणित है, इस ज्यामितीय गणित के अंदर आपको अंकगणित का कोई इस्तेमाल भी नहीं होता, बहुत कम होता है, बहुत कम। तो आइए अब त्रिभुजों की अपन व्याख्या करेंगे। पहली बात, त्रिभुज कहते हैं किसको है, या पिछली क्लास के अंदर कक्षा 8 में 7वीं में आप अध्ययन करके आए। त्रिभुज कहते हैं किसको है, 3 भुजाओं से घिरी हुई अगर बंद आकृति है उसको त्रिभुज कहा जाता है। 3 भुजाओं से अगर घिरी हुई अगर बंद आकृति है, घिरी हुई बंद आकृति है, उस बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई अगर कोई बंद आकृति है उसको त्रिभुज कहा जाता है। लेकिन त्रिभुज में केवल यहाँ तक 3 भुजाओं तक ही सीमित नहीं होती, वो आकृति की कौन कौन सी विशेषता के आधार पर त्रिभुज के अंदर विशेषताओं की बात करें कि त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है। लेवल के हिसाब से, मैंने आपके 9th के लेवल के हिसाब से अपन त्रिभुजों के प्रकार, उसकी व्याख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। और सर्वांगक्षमता में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है और जरूरी भी, 3 भुजाएं होती है। मैं त्रिभुज का काल्पनिक चित्र बनाता हूं। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को मैंने नाम दिया A, B और C। अब त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं, 1, 2 और ये 3 भुजाएं। तो पहले बात तो त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं, साथ में 3 अंतःकोण, और कक्षा 8 के अंदर आप पढ़ गए हैं अंतःकोण और बाह्य कोण। अंतःकोण और बाह्य कोण, तो अंतःकोण का मतलब त्रिभुज के अंदर की ओर जो बनने वाले जो कोण है वो अंतःकोण कहलाते हैं। त्रिभुज के अंदर बनने वाले जो अंदर की ओर आकृति के अंदर, उस तीनों भुजाओं के आकृति के अंदर की ओर बनने वाले जो कोण है वो कौन से कोण कहलाते हैं? अंतःकोण कहलाते हैं। तो 3 अंतःकोण भी होते हैं, और इन तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। साथ में अब बात करते हैं 3 इसके अंदर शीर्ष भी होती है। यहाँ पर शीर्ष का मतलब है किनारे, और इसके कोने। जिस प्रकार कमरे के अंदर 4 कोने होते हैं वो शीर्ष है। शीर्ष का मतलब उसका ऊपरी सिरा, उसका कोने वाला सिरा, नुकीला हिस्सा, वो आपका शीर्ष कहलाता है। फिलहाल जरा देखिए कि यहाँ पर
नाम का जो है वो ये शीर्ष है, कोने वाला, इधर कोने वाला ये शीर्ष कहलाता है और ये भी शीर्ष कहलाता है। और शीर्ष दो भुजाओं का एक मिलान बिंदु होता है। मैंने कहा अगर दो भुजाओं का यदि कोई मिलान बिंदु है तो इस मिलान बिंदु को शीर्ष कहा जाता है, मिलान बिंदु को शीर्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष भी होते हैं। अब आ जाओ 3 शीर्ष के बाद इसकी माध्यिका, अब ये माध्यिका क्या होती है वो भी देखो। माध्यिका का मतलब एक शीर्ष को अगर सामने वाली भुजा को अगर काटती है, एक शीर्ष से निकलने वाली अगर कोई रेखा सामने वाली भुजा पर अगर लंब डालती है या उसको काटती है या उसके बिंदु तक अगर मिलती है तो वो कहलाती है आपकी माध्यिका। क्या कहलाती है? माध्यिका। जैसे ए और ई नाम की यहाँ पर जो भुजा है वो कहलाती है इसकी माध्यिका। अब माध्यिका कितनी होती है? मुख्य रूप से शीर्ष से जो निकलने वाली जो माध्यिकाएं होती है वो एक तो ये जिसको मैं एफ नाम दे सकता हूं और एक ही जी नाम दे दिया। इस प्रकार से उनके शीर्षों से निकलने वाली माध्यिकाएं कितनी भी थी, लेकिन शीर्षों से एक बात सबसे बड़ी ये थी कि शीर्षों से निकलने वाली जो भुजाएं हैं, शीर्षों से निकलने वाली जो सामने वाली भुजा को जो काटती है या उस पर लंब डालती है तो वो माध्यिकाएं कहलाती है। अब शीर्षों से निकलने वाली जो माध्यिकाएं वो यहाँ पर 3 है, जो यहाँ पर वो बिंदु पर एक दूसरे को काटती है माध्यिकाएं। एक बात सोचने वाली है कि माध्यिका एक शीर्ष से निकलने वाली अगर कोई माध्यिका है वो सामने वाली भुजा को 2:1 में विभाजित करती है या 1:2 में विभाजित करती है। तो एक माध्यिका सामने वाली भुजा को 2:1 में विभाजित करती है। ये फिक्स है, ये नियम फिक्स है। तो सामने वाली भुजा को क्या करती है? 2:1 के अंदर क्या करती है? उसको काटती है या बांटती है उसको, लेकिन बराबर नहीं बांटती है। माध्यिका कभी भी सामने वाली भुजा को कभी भी बराबर मात्रा में नहीं काटती, बराबर मात्रा में तो तब काटती है। हाँ, ये हो सकता है कि इनकी जो माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को काटती है माध्यिकाएं, तो उसका जरूर बराबर काट सकती है, वो जरूर बराबर काट सकती है। तो 3 भुजा, 3 अंतःकोण, 3 शीर्ष और मुख्य रूप से शीर्षों से निकलने वाली 3 माध्यिकाएं, शीर्ष से निकलने वाली 3 माध्यिकाएं, ये त्रिभुज की मुख्य विशेषता है। ये त्रिभुज की मुख्य विशेषता। बात ये थी कि त्रिभुज की जो विशेषता के आधार पर, इनके गुणों के आधार पर, गुणधर्म के आधार पर त्रिभुज के प्रकार भी होते हैं, चाहे वो कोणों के आधार पर हो और चाहे वो त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर हो। तो त्रिभुजों के प्रकारों का अगर मैं वर्गीकरण करूं, त्रिभुज का अगर वर्गीकरण करूं तो वर्गीकरण में 2 प्रकार से करूंगा। त्रिभुज का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से, एक तो भुजा के आधार पर त्रिभुज, भुजा के आधार पर, और एक होता है इनके कोणों के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। और जब अपन सर्वांग समता के नियमों की व्याख्या करेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता की जब हम बात करेंगे उस टाइम भुजा, ये जो प्रकार है त्रिभुजों के, उस त्रिभुजों के प्रकारों का भी आपको मिश्रण करना पड़ेगा, उसको शामिल करना पड़ेगा। कई त्रिभुज इनकी विशेषताओं के आधार पर ही सर्वांगसम हो जाते हैं त्रिभुज। अब वो देखिए सर्वांगसम कैसे होते हैं। क्या पहले त्रिभुजों के प्रकार की बात करेंगे अपन। त्रिभुजों का वर्गीकरण किया जाता है 2 प्रकार के आधार पर, एक तो भुजा के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, और एक त्रिभुज जो है वो कोण के आधार पर। अब भुजा के आधार पर त्रिभुज कौन से प्रकार होते हैं वो देखिए। एक तो त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ये तो है भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। बात करते हैं कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज, पहले न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, फिर अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, और एक होता है समकोण त्रिभुज। हालांकि ये कोणों के नाम आपके सुने हुए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो त्रिभुज के वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है, भुजाओं के आधार पर और इसका कोणों के आधार पर। अब इनके प्रकारों की हम व्याख्या करेंगे। हालांकि ये चीजें आपकी सुनी हुई है, इसके कुछ गुणधर्मों के बारे में अपने को चर्चा करनी है। केवल समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होगा जिसकी निम्न शर्तें होंगी। पहली बात, सभी भुजाएं समान होगी। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा समान होती है, माप में, आकार में, प्रकार में, तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। साथ ही में तीनों भुजा समान होने के साथ साथ इसका प्रत्येक कोण भी समान होता है। प्रत्येक कोण समान होता है, जो कि 60 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण। समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजा समान होने के साथ साथ प्रत्येक जो कोण होगा वो प्रत्येक कोण भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज का आपको जब गुणधर्म देखा जाए, जब पढ़े सर्वांगक्षमता सिद्ध करेंगे, उस टाइम तीनों आपको भुजाओं को बराबर बताने के लिए ऐसे गणित के चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है? समान है। इनके जो तीनों कोण है वो तीनों कोण भी समान होते हैं, तीनों कोण भी समान होते हैं, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। बात आती है समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर 2 भुजा समान होती है, 2 भुजा समान होती है, और एक अन्य भुजा है वो असमान होती है। अन्य भुजा असमान होती है। एक सबसे बड़ी जो सर्वांगक्षमता के टाइम जब अपन देखेंगे तो एक चीज सबसे बड़ी देखने वाली बात यह आएगी कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में यदि 2 भुजाएं यदि समान है तो इस आधार पर बनने वाले जो 2 कोण हैं, इस आधार पर बनने वाले ये 2 कोण हैं, ये 2 कोण समान होंगे। माप में भी एक कोण यदि 50 डिग्री का है, ये कोण भी 50 डिग्री का ही होगा। ये कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण भी 30 डिग्री का होगा। तो कुल मिला के बात ये कि आधार समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर आधार पर जो बनने वाले जो कोण है वो क्या होते हैं? हमेशा समान होते हैं। इस पर आधार की जो 2 भुजाएं वो 2 भुजाएं क्या होगी? समान होती है। तो अब आपको एक कोण के गुणधर्म के लिए कहा जाए भुजा कोण, भुजा नियम। अब कहने की जरूरत नहीं है कि समद्विबाहु त्रिभुज सर्वांगक्षम कैसे होंगे, जब सर्वांगक्षम त्रिभुज की जब नियम ही ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं? इसका आपको विश्वास करना पड़ेगा इस चीज का। फिर बात आती है विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं असमान माप की होती है, तीनों भुजाएं असमान माप की होती है, और साथ में तीनों कोण भी असमान होते हैं, तीनों कोण भी असमान होते हैं। लेकिन ध्यान दें, तीनों कोणों का योग चाहे समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता, कोई सा प्रकार हो। अब आ जाओ न्यून कोण। न्यून कोण कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर न्यून कोण। पहला कोण तो ये है कि न्यून कोण त्रिभुज के अंदर 3 कोणों, तीनों के तीनों कोण न्यून कोण होंगे। अब सामने न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से कम का हो, 90 डिग्री से कम का। कक्षा 8 में पढ़ गया है आप न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, ऋजुकोण, सरल कोण, वृहद कोण, चक्रीय कोण, ये सब पढ़ गया है आप।
न्यून कोण त्रिभुज वह पहले कोण की बात करूंगा कि कोणों के आधार पर। तो न्यून कोण तो वह कोण होता है जो 90 डिग्री से कम का होता है, वो तो न्यून कोण कहलाता है। अब न्यून कोण के अंदर अगर तीनों ही कोण, अगर न्यून कोण त्रिभुज के अंदर बनने वाले जो ये तीनों कोण हैं, वो तीनों कोण यदि 90 डिग्री से कम के हो तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। लेकिन ध्यान दें, तीनों कोणों का जब योगफल किया जाएगा तो योगफल 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो तीनों कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होंगे। अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज में केवल एक कोण, केवल एक कोण अधिकोण होगा। और अधिकोण का मतलब 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री से नीचे का कोण, 180 डिग्री से नीचे का कोण। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से अगर छोटा एक कोण होना चाहिए। एक बात ध्यान दें, सबसे बड़ी कड़ी शर्त तो ये है कि अधिकोण त्रिभुज के अंदर दो अधिकोण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दो अधिकोण होती, तीसरा कोण को जोड़ती उसका योग 180 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, 180 डिग्री से ज्यादा। और वो त्रिभुज नहीं है जिसका योगी तीनों कोणों का योगी 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, सीधी बात है। तो अधिकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण जो कि 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री से छोटा हो, वो अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। बात रही समकोण, समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। और समकोण त्रिभुज के अंदर और सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि समकोण त्रिभुज की सर्वांग क्षमता का नियम भी अलग ही चलता है, इसका नियम ही अलग चलता है। जब बोधायन प्रमेय जब लगी थी उस टाइम से ये नियम अलग से चल रहा है कि आपको समकोण त्रिभुज की सर्वांग क्षमता सिद्ध करनी है तो आपको इसका नियम ही अलग से फॉलो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण और अन्य दो भुजाएं आधार और ये लंब होती है, ये लंब होती है। समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का, अच्छा शेष दो कोण न्यून कोण, शेष दो कोण न्यून कोण होंगे समकोण त्रिभुज के अंदर। भाई कल देखेंगे कि त्रिभुजों की इन्हीं त्रिभुजों के प्रकारों को ध्यान में रखते हुए त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता को कैसे सिद्ध किया जाए। तो आपको त्रिभुजों की व्याख्या देखनी है, कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।